नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में किस विषय पर चर्चा होने वाली है, तो भारतीय काव्य शास्त्र पर चर्चा होने वाली है। और ये वीडियो अगर आप CUET PG के एस्पिरेंट हैं, 2026 में CUET PG हिंदी विषय से देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होने वाला है। क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र एक ऐसा विषय है जो नहीं समझ आता है बहुत लोगों को, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, संस्कृत के लक्षण इत्यादि होते हैं, जिन्हें जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक निश्चित तौर से आप रटने की ही अवस्था में रहेंगे। तो उस अवस्था से मैं आपको बाहर निकालूंगी। और जो अभी आपकी स्थिति है, ये आप सिर खुजला रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी क्या करें, 1 महीना बचा है, तो आपको इस वाली स्टेट से मैं कम्प्लीटली बाहर निकाल लूँगी। बाकी मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, जो चीज़ें ज़रूरी लगती हैं उन्हें नोट डाउन ज़रूर करना। बाकी ये नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूँगी। तो चलिए बिना समय ज़ाया कि आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारी काव्य शास्त्र को पढ़ने की अप्रोच क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले परिचय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिना आधार भूमि तैयार किए हम सीधे आगे की चीज़ों पर नहीं जंप कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर वही होगा ना, सिर के ऊपर से सारी चीज़ें निकलने लगेंगी और हमें रटना पड़ेगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। परिचय में बात करूं तो मैं आपको काव्य शास्त्र का अर्थ समझाऊंगी। उसके बाद में मैं आपको भारतीय काव्य चिंतन परंपरा का परिचय दूंगी, यानी कि आचार्य भरत मुनि से पंडित राज जगन्नाथ तक के जो आचार्य रहे हैं, उनके क्या प्रमुख ग्रंथ हैं, इनका समय काल क्या है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको परिचय के अंतर्गत ही बता दूंगी। उसके बाद हम काव्य संप्रदाय पर बात करेंगे, यानी कि जो 6 काव्य संप्रदाय हैं, किस संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किस आचार्य ने काव्य के किस तत्व को काव्य का प्राण या फिर काव्य की आत्मा माना है, जो कि परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में भी आपको इस तरह के प्रश्न देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। आगे बात होगी इसके बाद में काव्य लक्षणों पर, जो कि संस्कृत काव्य लक्षण है। कौन से काव्य लक्षण आपको याद करने चाहिए, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी सारे काव्य लक्षण तो अपन पढ़ेंगे ही। इसके बाद में आगे बात होगी काव्य हेतु पर, उसके बाद में काव्य प्रयोजन पर, और अंत में शब्द शक्ति पर। यही है आपका पूरा CUET PG का भारतीय काव्य शास्त्र का सिलेबस। इसके इतर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो मैं पढ़ा दूंगी। आप बस चीज़ों को, तथ्यों को अच्छे से ध्यान से सुनना और बाद में रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए सीधे परिचय पर आ जाते हैं बिना समय ज़ाया किए। तो बात करूँ काव्य शास्त्र, जो शब्द है, इसको अगर आप तोड़ कर देखेंगे इसका अर्थ समझने के लिए, क्योंकि जब तक आपको किसी शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा तो आप आगे की चीज़ें कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर काव्य शास्त्र जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो है काव्य, जाहिर सी बात है, ऊपर से दिख ही रहा है, और दूसरा है हमारा शास्त्र। अब क्या यहाँ से अर्थ निकल रहा है, अगर मोटे तौर पर समझेंगे तो काव्य का शास्त्र यानी कि काव्य सृजन के कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं। ऐसे ही नहीं कि बैठकर कुछ भी लिख दिया, वो तो खैर आज के समय में मुक्तक के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन जब संस्कृत में काव्य सृजन हो रहा था, या फिर आप रीति काल में देखेंगे, भक्ति काल में देखेंगे, तो आप देखते होंगे कि प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पंक्ति में कुछ निर्धारित मात्राएं हैं जिनका प्रयोग कवियों द्वारा किया गया है। तो वही कहलाता है काव्य शास्त्र, यानी कि काव्य सृजन के जो कुछ नियम हैं, जिनके आधार पर काव्य को रचा जाता है, काव्य की रचना की जाती है ना। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं किसको, हम काव्य लक्षण को पढ़ते हैं, यानी कि काव्य है क्या, काव्य की परिभाषा क्या है, कब हम किसी रचना को काव्य कहेंगे, वो हम काव्य लक्षण के अंतर्गत समझते हैं। ऐसे ही काव्य हेतु, यानी कि काव्य सृजन के कारण क्या हैं, काव्य रचना क्यों की है कवि ने, है ना। और इसके बाद में काव्य प्रयोजन, यानी कि काव्य का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, काव्य सृजित करके कवि क्या करना चाहता है। अब आप काव्य शास्त्र के अर्थ को समझ गए होंगे। तो एक लाइन में अगर आप परिभाषित करेंगे काव्य शास्त्र को, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा, जो कि मैंने आपको समझाया अभी, काव्य का शास्त्र, है ना। अब आगे लिखित रूप में देख लेते हैं, जो चर्चा हुई है वही आगे लिखित रूप में आपको अगली स्लाइड में
दे दी गई है कि काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण, दोष आदि का विवेचन किया जाता है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया है। ऐसे में काव्य को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा है। तो यहाँ पर काव्य से तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ कविता का नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कविता के ही लक्षण बताए जा रहे हैं, तो कदापि नहीं। यहाँ पर काव्य शास्त्र से तात्पर्य साहित्य शास्त्र से है कि साहित्य सृजन का क्या उद्देश्य है, उसके लक्षण क्या हैं। अब आप समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं काव्य शास्त्र के क्या प्रकार हैं, यानी किन आधारों पर काव्य शास्त्र को वर्गीकृत किया गया है। तो इसके दो आधार हैं। पहला तो है भारतीय काव्य शास्त्र, जाहिर सी बात है, नाम से ही ज्ञात हो रहा है, जो कि भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा, भारतीय काव्य शास्त्रीय आचार्यों द्वारा सृजित किया गया, बताया गया, वो भारतीय काव्य शास्त्र कहलाया। और दूसरा रहा हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा, जैसे कि अरस्तू हैं और कॉलरेज हैं, टी.एस. एलियट हैं, इन विद्वानों द्वारा काव्य के जो लक्षण इत्यादि बताए गए वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहलाता है। लेकिन CUET PG की परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र ही आपके सिलेबस में संकलित है, तो आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र अभी नहीं पढ़ना है। तो आपके लिए ये अच्छा ही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है, जिसका सिलेबस काफ़ी छोटा सा है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम भारतीय काव्य शास्त्र पर। अभी तक हमने आपको थोड़ा सा परिचय दिया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र दोनों पर थोड़ी थोड़ी सी चर्चा की। बाकी अब पूरी चर्चा जो होगी वो किस पर केंद्रित होगी, भारतीय काव्य शास्त्र पर केंद्रित होगी। तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। आचार्य ने गद्य या पद्य, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हर उस रचना को काव्य माना है जिसमें अर्थ और शब्द के साहित्य अथवा संयोजन से चारुत्व यानी कि सुंदरता, सौंदर्य, लालित्य, रमणीयता या सरसता का उदय हुआ है। साहित्य शब्द जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी में प्रयोग होता है। इससे पहले काव्य शब्द का व्यापार होता था। समझ गए अब आप कि काव्य शास्त्र और साहित्य शास्त्र में क्या संबंध है। तो सबसे पहले काव्य शब्द का प्रयोग होता था, उसके बाद में 7वीं से 8वीं शताब्दी में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रयोग होने लगा। तो यहाँ पर काव्य से बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं लेना है कि यहाँ पर कविता करने की बात हो रही है, ठीक है। कविता और कहानी यानी कि गद्य और पद्य दोनों विधाओं को साथ में लेकर इसमें चला जाता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं काव्य के प्रकारों पर। तो काव्य के 2 प्रकार है या 2 आधारों पर काव्य का या फिर साहित्य का वर्गीकरण किया जाता है। कौन कौन से? एक तो दृश्य और दूसरा श्रव्य। दृश्य से क्या अर्थ निकल रहा है? अच्छा बताइए, आप कहानी को देख सकते हैं, आप नाटक को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पर दृश्य काव्य के अंतर्गत क्या आएगा? नाटक ही आएगा। आपसे कोई कहे कि आप उपन्यास को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, निबंध को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, वो पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो दृश्य के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ नाटक आता है, श्रव्य के अंतर्गत सुनने वाली सारी विधाएं आती हैं। अब बात कर लेते हैं काव्य के संप्रदायों पर। तो काव्य के कुल 6 संप्रदाय हैं। यहाँ पर बड़े ही अच्छे से मैंने लिखा है, आपको चीज़ें याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहला संप्रदाय कौन सा है, और सीक्वेंस भी यही रहेगा, क्योंकि परीक्षाओं में सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आपको सीक्वेंस भी यही फॉलो करना है। सबसे पहला संप्रदाय आता है रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि है, और इनका ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र है। और ध्यान रखिए, इन्होंने जो है नाटक के आधार पर काव्य के लक्षण बताए थे, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं। दूसरा जो संप्रदाय है वो है अलंकार संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आचार्य भामा है। इनका ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार है। और इन्होंने अलंकार को जो है काव्य की आत्मा माना है, जैसे कि आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। इसके बाद में तीसरा जो हमारा संप्रदाय है वो है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन, और ये लिखते भी हैं कि रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी कि रीति ही काव्य की आत्मा है। तो जिन आचार्यों ने जिस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, उन्होंने काव्य के अंतर्गत
उस गुण को ही सबसे अधिक महत्व दिया है। जैसे कि आचार्य वामन ने रीति को दिया है, आचार्य भामा ने अलंकार को दिया है और आचार्य भरत मुनि ने रस को दिया है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन का ग्रंथ कौन सा है? वो है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। कंफ्यूज नहीं होना है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा का ग्रंथ काव्य अलंकार है और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन का ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। ठीक है। अब तीसरा जो संप्रदाय है वो है ध्वनि संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य आनंदवर्धन है और इनका ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है, जिस पर अभिनव गुप्त ने टीका लिखी थी। टीका से तात्पर्य होता है व्याख्या लिखना, जो कि किस शीर्षक से लिखी थी? ध्वन्यालोक लोचन। बड़ा ही आसान है याद करना, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन याद ज़रूर कर लेना इसको। हाँ, यहाँ पर ये छूट गया कि रस संप्रदाय पे भी 4 टीकाएँ लिखी थी। 4 टीकाएँ कहें आप या फिर ये कहें कि आचार्य भरत मुनि का जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत था, है ना, उसको 4 आचार्यों ने व्याख्यायित किया था, जिस पर अभी हम आएंगे, जैसे कि जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे, आपको याद है। अब आ जाते हैं अगले संप्रदाय पर। अगला संप्रदाय है हमारा वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य कुंतक और इनका ग्रंथ कौन सा है? बड़ा ही आसान है याद करना, वक्रोक्ति जीवितम। नाम में ही वक्रोक्ति आ रहा है, तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको याद ही ना हो। अंतिम संप्रदाय पर आ जाते हैं, वो है हमारा आचार्य क्षेमेंद्र का कौन सा संप्रदाय? औचित्य संप्रदाय। सीक्वेंस यही फॉलो करना है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पर प्रवर्तक आचार्य कौन है? वो है आचार्य क्षेमेंद्र और इनका ग्रंथ कौन सा है? आसान है याद करना, औचित्य विचार चर्चा। ठीक है। अब यहाँ से आपको 6 संप्रदाय याद हो गए होंगे। पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, दूसरा है अलंकार संप्रदाय, तीसरा है रीति संप्रदाय, चतुर्थ है ध्वनि संप्रदाय, पंचम है वक्रोक्ति संप्रदाय और छठा है हमारा औचित्य संप्रदाय। ठीक है, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। अब चलिए आ जाते हैं प्रमुख आचार्यों पर, और जिन आचार्यों का आपको समय और ग्रंथ याद रखना है वो मैं बाद में आपको बता दूंगी। उसकी मैंने बड़ी ही सुंदर सी टेबल बना रखी है, तो आपको चीज़ें याद करने में बड़ी ही आसानी होगी। तो सीधे हम आ जाते हैं किस पर? आचार्य भरत मुनि पर। इनका ग्रंथ हमने देख लिया है और ये भी देख लिया है कि इन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो अब कुछ और बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, वो ये हैं कि भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए तो इन पर सबसे पहले चर्चा की हमने। इसके बाद में इनका ग्रंथ तो नाट्य शास्त्र है, नाम से ही ज्ञात हो रहा है। नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन इसमें किया है इन्होंने। इसके बाद में इनका जो ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, याद रखिएगा इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद में नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, जिनमें लगभग 5000 श्लोक हैं। इसके बाद में नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, कौन कौन से? यमक, उपमा, रूपक और दीपक की मीमांसा की है। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है चिंतन करना। इसके बाद में छठा और सातवां जो अध्याय है वो मुख्य रूप से रस पर आधारित है। ये भी आपको याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जिसमें कुल 36 के करीब अध्याय हैं, उनमें से किस अध्याय में मुख्यतः रस पर चर्चा की गई, तो वो आपको याद रखना है छठे और 7वें अध्याय में, है ना। और इन्होंने रस की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो कुल इतने तथ्य आपको भरत मुनि से संबंधित याद रखने हैं। अभी इनका समय काल मैं आपको बता दूंगी। तो अब बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, जिसमें रस संप्रदाय पर इन्होंने बड़ी ही विस्तार से चर्चा की है। तो रस निष्पत्ति का जो सिद्धांत है, जिसको ये परिभाषित करते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। तो इसी सिद्धांत को परिभाषित किया है, व्याख्यायित किया है अन्य आचार्यों ने। तो उसमें 4 आचार्य प्रमुख हैं। आपको क्रमानुसार आचार्यों का नाम याद रखना है और उनका सिद्धांत भी याद रखना है। दोनों तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको सीक्वेंस से चीज़ें बताऊंगी, उसी सीक्वेंस से आपको चीज़ें याद रखनी हैं। तो सबसे पहले जो व्याख्याता आचार्य हैं वो कौन है? वो हैं भट्ट लोलट। आपको याद रखना है। और इनका सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत है
उत्पत्तिवाद, जिसको आरोपवाद भी कहा जाता है। इसके बाद में दूसरे जो व्याख्याता आचार्य हैं, भुक्तिवाद तो तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे जो व्याख्याता आचार्य हैं वो हैं भट्ट शंकुक और इनका सिद्धांत है अनुमतिवाद। इसके बाद में चतुर्थ और अंतिम जो व्याख्याता आचार्य हैं वो हैं अभिनवगुप्त और इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। अब इसको समझिए। सबसे पहले तो मैं नंबरिंग कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आएगा उत्पत्तिवाद, दूसरे नंबर पे आएगा आपका भट्ट शंकुक का अनुमितिवाद, और तीसरे नंबर पे आएगा आपका भट्टनायक का भुक्तिवाद, और चतुर्थ नंबर पे आएगा आपका अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का। अब देख लीजिए यहाँ पे चीज़ें आपको क्या याद रखनी है। अब चाहूँ तो मैं आपको गहराई से जाके बता सकती हूँ, हर एक सिद्धांत को समझा सकती हूँ, लेकिन आपसे जितना पूछा जाएगा मुझे उतना ही ज़रूरी लग रहा है आपको बताना, क्योंकि अभी परीक्षा का समय काफ़ी नज़दीक है। तो आपको चीज़ें उतनी ही पढ़नी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे इन सिद्धांतों में भी जाकर प्रश्न पूछे जा रहे होते तो निश्चित तौर से मैं आपको इन्हें डिटेल में समझा देती। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं निश्चित ही समझा दूंगी। तो पहला जो सिद्धांत है हमारा वो है उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? भट्टलोलट हैं। इन्होंने सबसे पहले जो रस निष्पत्ति का सिद्धांत है आचार्य भरत मुनि का, उसकी व्याख्या की थी और बताया था कि रस की निष्पत्ति कैसे होती, जैसा कि इसका नाम भी है उत्पत्तिवाद। तो रस की निष्पत्ति के मूलभूत तथ्यों पर बात करते हैं अपने इस सिद्धांत में भट्टलोलट। और इनका दर्शन था मीमांसा, जो कि परीक्षाओं में अभी तक नहीं पूछा गया है, बट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। दूसरे जो हमारे व्याख्याता आचार्य हैं वो हैं भट्ट शंकुक, और इनके सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद या फिर अनुमानवाद। और इनका दर्शन कौन सा था? इनका न्याय दर्शन है। इसके बाद में तीसरे व्याख्याता आचार्य हैं भट्टनायक, और इनके सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद या फिर भोगवाद, और इनका दर्शन है सांख्य दर्शन। इसके बाद में चतुर्थ और अंतिम जो व्याख्याता आचार्य हैं वो हैं अभिनवगुप्त, और इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, और इनका दर्शन है शैव दर्शन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी अब आ जाते हैं अगले आचार्य पर। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे प्रमुख आचार्य पर, जो कि हैं आचार्य भामा। और इनका संप्रदाय कौन सा है? इनका संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, और जिसके लिए इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? काव्य अलंकार लिखा था। अब इनके बारे में कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो वो ये हैं कि आचार्य बलदेव उपाध्याय, जो कि एक विद्वान हैं, ने भामा का समय जो है 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना है। इसको मैं भी आपको टेबुलर फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगी। और भामा जो है कश्मीर के निवासी हैं, जो कि आपको याद नहीं रखना है, और इनके पिता का नाम रक्रिम गोमी था, जो कि नहीं याद रखना है। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया था। और इन्होंने जो है, यहाँ पर करेक्ट कर लेना, बक्रोक्ति आएगा, बक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे अलग से ये पॉइंट मैंने लिख दिया है। आगे बात कर लेते हैं, अगले आचार्य पर आ जाते हैं। अगले आचार्य जो हैं वो हैं दंडी। सीक्वेंस भी आपको यही फॉलो करना है, परीक्षाओं में सीक्वेंस पूछा जाता है। जैसे कि आपको नाम दे दिया जाएगा आचार्य भरत मुनि का, दंडी का, भामा का और वामन का, और बोल दिया जाएगा कि इन्हें आप इनके जन्म काल के अनुसार एक क्रम से लगाइए, आरोही क्रम से। तो इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं परीक्षा में, इसलिए मैंने यहाँ पर चीज़ें सीक्वेंस से लिखी हैं। बाकी जन्म तिथि के अनुसार तो अभी मैं आपको दिखाई दूंगी कि आपको कैसे याद करना है। तो इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है काव्य आदर्श, परीक्षाओं में पूछा हुआ है ये प्रश्न। और इनका समय यहाँ पर लिखा हुआ है। पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे ये। और काव्य आदर्श में 4 परिच्छेद हैं। परिच्छेद यानी कि मोटे तौर पर 4 भाग हैं उसके, और लगभग 650 के करीब श्लोक हैं। आचार्य बलदेव ने इन्हें रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक बताया है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं आचार्य वामन, जो कि आचार्य दंडी के बाद में आते हैं। तो इन्हें मार्गदर्शक माना है, और प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो अब वामन पर बात कर लेते हैं। वामन का ग्रंथ कौन सा है? हमें पता है, ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। और इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनका समय काल यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद में ये कश्मीर नरेश जयापीड़ के मंत्री थे। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है, तथा स्वयं ही इन्होंने इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। और काव्य अलंकार सूत्र जो इनका ग्रंथ है, इसमें सूत्रों की संख्या 319 के करीब है। और ये ग्रंथ जो है 5 भागों में 5 परिच्छेदों में विभक्त है।
आगे बात कर लेते हैं आचार्य वामन के कुछ सिद्धांतों पर। तो पहला सिद्धांत ऑलरेडी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी रीति ही काव्य की आत्मा है। ये पंक्ति आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है, परीक्षाओं में देखने को मिल सकती है। आगे समझिए, गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है इन्होंने। और रीति के 3 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? वैदर्भी रीति, गौणी रीति तथा पांचाली रीति। आपको सिर्फ ये 3 नाम याद रखने हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ना है। 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। यहाँ पर गुणों से तात्पर्य है काव्य सृजन के जो गुण होते हैं, जैसे कि काव्य के कुछ दोष भी होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं, तो उन्हीं गुणों की यहाँ पर बात हो रही है। वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा माना है किसने? आचार्य वामन ने। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना है, यानी कि समस्त अर्थालंकारों में जो है उपमा अलंकार को सबसे मुख्य मानते हैं आचार्य वामन। तो इन सारे तथ्यों को आपको याद रखना है। मुख्य रूप से इसमें पहला बिंदु आपको ज़रूर याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले आचार्य पर आ जाते हैं। अगले आचार्य हैं ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन। इनका ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है, और जिस पर टीका भी लिखी गई है किस नाम से? ध्वन्यालोक लोचन नाम से। किसने लिखी है? मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, इनके बारे में कुछ मूलभूत चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप खुद से पढ़ लेना। मैं नहीं चाहती कि फालतू में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, जो चीज़ें ज़रूरी लग रही हैं वो तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। अगले आचार्य जो हैं आचार्य कुंतक हैं। इनका संप्रदाय कौन सा है? वक्रोक्ति संप्रदाय है। ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवितम है। और इसमें कुछ आपको खास याद नहीं रखना है, जो रखना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आगे बढ़िए, आचार्य क्षेमेंद्र का संप्रदाय कौन सा है? औचित्य संप्रदाय है। ग्रंथ कौन सा है? औचित्य विचार चर्चा है। यहाँ पे भी आपको कुछ खास नहीं याद रखना है। हाँ, इनके ग्रंथ आप याद रख सकते हैं। अन्य ग्रंथ इनके हैं दशावतार चरित, ये याद रख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में कवि कंठावरण याद रखिए आप, महत्वपूर्ण है। और सुब्रत तिलक भी याद रख ही लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। आगे बात कर लेते हैं अगले आचार्य पर। अगले आचार्य हैं आचार्य मम्मट। इनका ग्रंथ आप ज़रूर याद रखिएगा। इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इनका काव्य लक्षण भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, जो कि मैं आगे बताऊंगी। तो इनका ग्रंथ याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, ये भी आप याद रख लेना। आगे बात कर लेते हैं, अगले आचार्य जो हैं आचार्य विश्वनाथ हैं। आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण है, और ये रसवादी आचार्य हैं। इसके बाद में ये वाली आपको लाइन हटा देनी है, ये बाई मिस्टेक ऐड हो गई है। और इन्होंने रस को जो है असंलक्ष्य क्रम व्यंग माना है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले आचार्य पर आइए। अगले आचार्य हैं पंडितराज जगन्नाथ, और ये अंतिम आचार्य हैं। इनका ग्रंथ कौन सा है? रसगंगाधर है, ये भी रसवादी आचार्य हैं। इनके ग्रंथ के कुल 2 भाग हैं या फिर आनन हैं। पहले आनन में काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य भेदों इत्यादि पर इन्होंने बात की है। द्वितीय आनन में ध्वनि के विभिन्न भेद, उपभेद तथा शब्द शक्तियों का विवेचन किया है, और इन्होंने 70 से अधिक अलंकारों का वर्णन किया है अपने इस ग्रंथ के दूसरे भाग में। तो ये कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी अब कुछ अन्य काव्यशास्त्रीय आचार्य हैं जिनके ग्रंथ और समय काल आपको याद होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, वो आप याद कर लेना। ये टेबल आप एज इट इज़ बना लीजिएगा, आपके लिए चीज़ें रिवाइज करना काफ़ी आसान होगा। आचार्य भरत मुनि पर हम बात कर चुके हैं, इनका समय काल लिखा हुआ है। आचार्य भामा पर हम बात कर चुके हैं, इनका ग्रंथ, इनका समय काल लिखा हुआ है। आचार्य दंडी पर भी हमने बात की, वामन पर भी की, उद्भट पर नहीं की। इनको आप देख लीजिए। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह। कंफ्यूज नहीं होना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। वामन का ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। उद्भट का ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह। इसके बाद में भट्ट शंकुक हैं, जिन्होंने रस निष्पत्ति सिद्धांत की व्याख्या की थी। दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं, है ना। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। इनका समय काल यहाँ पे लिखा हुआ है। आचार्य आनंदवर्धन आते हैं, इनका समय काल यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका ग्रंथ यहाँ पर लिखा हुआ है। समय काल अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट आप ये सीक्वेंस याद कर लेना। जैसे कि मुख्य आचार्य जो हैं, भरत मुनि के बाद भामा आते हैं, भामा के बाद में दंडी आते हैं, दंडी के बाद में वामन आते हैं, वामन के बाद में आनंदवर्धन आते हैं, और आनंदवर्धन के बाद में जो है कुंतक आते हैं, कुंतक के बाद में औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र आते हैं, उनके बाद में मम्मट आते हैं, उनके बाद में आचार्य विश्वनाथ आते हैं, और अंत में पंडितराज जगन्नाथ आते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इस सीक्वेंस से भी आप जो है क्रम से लगा लेंगे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं राजशेखर पर।
इनका नाम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण नाम है ये। काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ है। इसके बाद में अगला नाम है रुद्रट, इनका भी ग्रंथ काव्य अलंकार ही है। आचार्य भामा का ग्रंथ भी इसी नाम से है और रुद्रट का भी इसी नाम से है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। धनिक और धनंजय दोनों भाई भाई हैं, इन्होंने 10 रूपक लिखा है। इसके बाद में भट्टनायक व्याख्याता आचार्य हैं, रसनिष्पत्ति सिद्धांत के तीसरे। इनका ग्रंथ कौन सा है? हृदय दर्पण है, आपको याद रखना है। अभिनव गुप्त के दोनों ग्रंथ याद रखने हैं, अभिनव भारती भी और ध्वन्यालोक लोचन भी। ये तो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य जो हैं आनंदवर्धन, उनका ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है, उसकी टीका है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में कुंतक हैं, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है। भोजराज हैं, इनके आपको दोनों ग्रंथ याद रखने हैं, श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठावरण। इसके बाद में आगे बात करें तो आगे हैं आचार्य महिम भट्ट, इनका ये ग्रंथ ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन अगर याद कर लेंगे, एटलीस्ट एक सरसरी नज़र से आप इस टेबल को रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें। बाकी क्षेमेंद्र के दोनों ग्रंथ आपको याद रखने हैं। मम्मट का काव्य प्रकाश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेमचंद्र का काव्य अनुशासन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जयदेव का चंद्रालोक भी याद कर लेना, और आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण तो याद रखना ही है। इसके बाद में पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर याद रखना है। और इसके बाद में रूप गोस्वामी आते हैं, जिनका उज्ज्वल नीलमणि आपको याद रखना है। ये नहीं याद करेंगे तो चल जाएगा। अप्पय दीक्षित के 2 ग्रंथ हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में रोयक हैं, इनका ये ग्रंथ है, ये भी परीक्षाओं में अभी तक नहीं पूछा गया है। बाकी अंतिम है पंडित राज जगन्नाथ, इनका तो ग्रंथ आपको याद रखना ही है, रस गंगाधर। तो यहीं पर चर्चा जो है आचार्यों से संबंधित वो समाप्त होती है। चलिए, तो आज के वीडियो का जो अगला विषय है वो है काव्य लक्षण। काव्य लक्षण जो है वो मैं आपको 3 आधार पर बताऊंगी। सबसे पहले और सबसे मुख्य जो रहेंगे वो रहेंगे संस्कृत काव्यशास्त्री आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। इसके बाद में आगे मैं बताऊंगी आपको रीतिकालीन कवियों द्वारा जो काव्य लक्षण दिए गए हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो आधुनिक युगीन विद्वान रहे हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और मुंशी प्रेमचंद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये काव्य का लक्षण क्या देते हैं हिंदी भाषा में, जो काफ़ी छोटी छोटी पंक्तियां हैं, आपको खाली समझनी है। तो इस तरह से मैं आपको सबसे पहले संस्कृत काव्यशास्त्री आचार्यों के काव्य लक्षण बताऊंगी, जो कि हमें मूल रूप से पढ़ने हैं। इसके बाद में एडिशनली मैं आपको रीतिकालीन और आधुनिक युगीन आचार्यों के काव्य लक्षण भी बता दूंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संस्कृत के काव्य लक्षणों पर, जिसको हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। तो काव्य लक्षण जो है, अगर आप देखेंगे कि किन आधारों पर काव्य लक्षणों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वो 3 आधार बन सकते हैं। तो वो 3 आधार कौन कौन से बन सकते हैं? पहला तो बन सकता है हमारा शब्द और अर्थ के आधार पर। यहाँ से क्या अर्थ निकल रहा है? जिस काव्य लक्षण में या फिर जिन काव्य शास्त्रीय आचार्यों द्वारा काव्य का मुख्य लक्षण शब्द और अर्थ का संबंध माना गया है, वो आता है इसके अंतर्गत। दूसरा है केवल और केवल शब्द के आधार पर, और तीसरा है रस और ध्वनि के आधार पर। जिन काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने काव्य में रस और ध्वनि को अत्यधिक महत्व दिया है, वो आचार्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो 3 आधार हैं जिनके अंतर्गत मैं आपको, तो 3 आधार हैं कुल 3, तो कुल 3 आधार हैं। अब हम काव्य लक्षण पढ़ते हैं, उसके बाद आप पहली बात खुद ही जान लेंगे कि किस वर्गीकरण के अंतर्गत कौन से आचार्य आएंगे। नहीं तो मैं आपको अंत में बता ही दूंगी कि किसके अंतर्गत किस आचार्य का नाम आएगा, जो आप बाद में नोट डाउन ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले आचार्य आएंगे, कौन आएंगे? आचार्य भरत मुनि आएंगे। इनका ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र है। मैं बार बार ग्रंथ इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। तो आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने नाटक के आधार पर ही काव्य का लक्षण दिया होगा, जो कि परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। तो ये आपको इतनी बड़ी सी पंक्ति, ये 4 पंक्तियां याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर कोमल भाव इत्यादि का प्रकटीकरण हो, वो नाट्य कहलाएगा। तो मोटे तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बाकी परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट हमारा है वो है आचार्य भामा। भामा का ग्रंथ कौन सा है? भामा का ग्रंथ है काव्य अलंकार, और संप्रदाय कौन सा है? अलंकार संप्रदाय है। इनका काव्य लक्षण महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। क्या है? अब समझिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, एक एक शब्द का अर्थ समझिए, क्योंकि रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ लेंगे तो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है ना शब्दार्थो, यानी कि शब्द और अर्थ जब सहित यानी साथ में आ जाते हैं, समन्वित हो जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं, तो वही जो है काव्य कहलाता है। शब्द और अर्थ के समन्वय के, शब्द और अर्थ के एक साथ आ जाने से, एकीकृत हो जाने से जिसका सृजन होता है, जिस रचना का सृजन होता है, वही काव्य या फिर साहित्य कहलाता है, ऐसा कहते हैं आचार्य भामा। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अभी हमने वर्गीकरण देखा था, ये पहले वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगे, जहाँ पर आचार्यों ने शब्द और अर्थ दोनों को समान महत्व दिया है। ऐसे आप खुद ही से वर्गीकृत, ऐसे आप खुद ही से अब समझ जाएंगे। तो यहाँ पर भामा का काव्य लक्षण आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए, आचार्य दंडी। सबसे पहले तो जानिए, ये पद को काव्य का शरीर कहते हैं। अब इनका काव्य लक्षण देखिए। लिखते हैं कि शरीरम तावदिष्टार्था व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी कि अभीष्ट अर्थ को, अभीष्ट अर्थ से तात्पर्य है कि जो अर्थ किसी पदावली को उद्घाटित करना चाहिए, है ना, तो उस अर्थ को व्यक्त करने वाली जो पदावली है, जो पद है, वही काव्य का शरीर है। ठीक है, बड़े ही आसान शब्दों में इसको समझ गए होंगे। और याद ऐसे रखना है कि अंत में इन्हीं का एकमात्र ऐसा काव्य लक्षण है जिसके अंत में पदावली शब्द आता है। ठीक है, तो आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। और इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है काव्य आदर्श। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, किस आचार्य पर अब हम आएंगे? हम आचार्य वामन पर आएंगे। वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? वो हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। साथ साथ बोलिए, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। इनका काव्य लक्षण क्या है? कहते हैं काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नीचे लिखा हुआ कि जब शब्दार्थ, यानी कि शब्द और अर्थ दोनों के महत्व पर बात की है, यानी कि जब शब्दार्थ गुण और अलंकार, दो और शब्द आ गए, से संपन्न हो। यहाँ पर शब्दार्थ को तो महत्व दिया ही है, जो कि आचार्य भामा ने दिया है। तो उसमें क्या क्या हो जाए? उसमें गुण और अलंकार और आ जाए, दो चीज़ें और ऐड हो जाएं, तो उससे संपन्न हो जाए तथा दोष से रहित हो, यानी कि काव्य दोष नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? काव्य कहेंगे। आगे आइए, अगले जो विद्वान हैं, काव्य शास्त्रीय विद्वान, वो हैं आचार्य रुद्रट। एक पंक्ति का काव्य लक्षण है, बड़ा ही आसान सा, ननु शब्दार्थो काव्यम, और परीक्षाओं में पूछा जाता है। आचार्य वामन का भी इम्पॉर्टेंट है। तो लिखते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ के संबंध पर ही ये भी बात करते हैं, तो ये भी पहले वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगले काव्य शास्त्रीय विद्वान पर आते हैं, जो कि हैं आचार्य आनंदवर्धन। संप्रदाय कौन सा है? ध्वनि संप्रदाय है। ग्रंथ कौन सा है? ध्वन्यालोक है, जिस पर अभिनव गुप्त ने टीका लिखी है। किस नाम से? ध्वन्यालोक लोचन नाम से। ठीक है, अब आइए, इनका काव्य लक्षण क्या है? कहते हैं कि सहृदय हृदय आह्लादि शब्दार्थ में त्वमेव काव्य लक्षणम। समझिए, सहृदय हृदय आह्लादि, यानी कि सहृदय कौन होता है? सहृदय वो है दर्शक। समझिए, जैसे कोई नाटक का मंचन हो रहा है, ठीक है, तो सामने एक दर्शक के रूप में आप बैठे हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति बैठा है ना, जो दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ है, वो सहृदय कहलाता है। अब समझिए, सहृदय के हृदय को आह्लादित करने वाला काव्य होता है। यानी काव्य क्या है? काव्य वो है जो सहृदय के हृदय को आह्लादित कर दे, प्रसन्नोचित कर दे, उसे पूरी तरह से नाटक में या फिर किसी भी रचना में खो देने की शक्ति रखे, वो कहलाता है काव्य। अब क्या लिखा है? यही लिखा हुआ है कि सहृदय के हृदयों को आह्लादित करने वाली शब्दार्थमयता जो है काव्य का लक्षण है। समझ गए आप? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो काव्य लक्षण दिया है वो है आचार्य कुंतक ने दिया है, महत्वपूर्ण है। संप्रदाय कौन सा है? वक्रोक्ति संप्रदाय है। और अगर आपको इनका संप्रदाय याद रहेगा तो आपको इनका काव्य लक्षण पहचानने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनके काव्य लक्षण में ही वक्र शब्द आ जाता है। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय है और वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है, और इनके काव्य लक्षण में भी वक्र शब्द आता है। लिखते हैं कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी, यानी कि वक्र व्यापार से युक्त। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा से यहाँ पर अर्थ हुआ कोई भी जो पदावली है या फिर कोई भी पंक्ति है काव्य की, है ना, या फिर गद्य की, वो सीधा सीधा अर्थ ना दे, घुमा फिराकर विशिष्ट अर्थ दे, तो वो वक्र अर्थ कहलाएगा। तो वक्र व्यापार से युक्त, यानी विशिष्ट अर्थ से युक्त
काव्य मर्मज्ञ को आह्लादित करने वाले संरचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ को ही क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं, या फिर यही काव्य का लक्षण होता है। आसानी से याद हो गया ना आपको, क्योंकि यहाँ पर वक्र शब्द आ रहा है, बाकी अर्थ तो मैंने आपको समझा ही दिया और लिखा भी है यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं अगले आचार्य के काव्य लक्षण पर। आइए, अगले आचार्य जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आचार्य मम्मट। ग्रंथ कौन सा है, काव्य प्रकाश। ठीक है, इन्होंने किसी संप्रदाय का प्रवर्तन नहीं किया है, बस इनका आपको ग्रंथ याद रखना है। और इनका स्थान जो है अगर क्रम के हिसाब से देखोगे तो वो आचार्य क्षेमेंद्र के बाद आता है, जो कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आइए, इनका काव्य लक्षण भी देखना ज़रूरी है। काव्य लक्षण है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापी। अब समझिए, तद दोषो यानी कि दोष रहित, दोष नहीं होना चाहिए, दोष यानी कि काव्य दोष नहीं होना चाहिए। अब समझिए, शब्दार्थयो सगुणावलंकृति यानी गुण युक्त होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए, लिखा है ना, गुण युक्त दोष रहित। सगुणा यानी कि गुण के साथ में, वलंकृति पुनः क्वापी, और कभी कभी अगर अलंकार नहीं भी है, काव्य में अलंकार नहीं भी है, किसी पद में नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा। अगर अलंकार है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो भी वो काव्य है, लेकिन शर्त ये है कि वो दोष रहित और गुणयुक्त होना चाहिए। समझ गए आप? तो इसको याद आप जरूर कर लेना। आगे बढ़िए, अगला काव्य लक्षण है आचार्य बागभट्ट का, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अगला काव्य लक्षण है आचार्य राजशेखर का, इसको आप याद कर लेना कि गुणवद लंकृतंज वाक्यमेव काव्यम, यानी कि गुण युक्त और अलंकार युक्त, यानी कि काव्य जो है वो गुण युक्त, अलंकार युक्त और निर्दोष होना चाहिए, यानी कि दोष रहित होना चाहिए, उसमें काव्य दोष नहीं होना चाहिए, और वो गुण युक्त और अलंकार युक्त होना चाहिए, तो वही काव्य कहलाएगा, ऐसा आचार्य राजशेखर कहते हैं। ठीक है, अगला जो काव्य लक्षण है वो है आचार्य क्षेमेंद्र का, और इनका संप्रदाय कौन सा है, औचित्य संप्रदाय है। लिखते हैं काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। अब यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें आप समझ गए होंगे कि काव्य जो है वो विशिष्ट अर्थ दे, है ना। अब वक्र व्यापार पर बात किसने की थी, वक्र व्यापार पर बात की थी आचार्य कुंतक ने, तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटी आपको दिखेगी यहाँ पर कि काव्य जो है वो विशिष्ट अर्थ दे और क्या हो, और अलंकार युक्त होना चाहिए। ठीक है, यानी कि काव्य क्या है, काव्य अलंकार युक्त होना चाहिए और विशिष्ट अर्थ निरूपित करे, वही काव्य कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले काव्य शास्त्रीय विद्वान है आचार्य जयदेव, और इनका काव्य लक्षण महत्वपूर्ण है। मैंने कौन सा बताया था, इनका ग्रंथ मैंने बताया था आपको चंद्रालोक। ठीक है, अब इनके काव्य लक्षण पर आइए। लिखते हैं निर्दोषा लक्षणावती सरीति गुण भूषणा सालंकार रसानेक वृत्ति वाक्र काव्य नामवाक। अब इसका अर्थ समझिए, कहते हैं कि दोष रहित गुण युक्त और अलंकार युक्त और रस से युक्त शब्द और अर्थ का समूह ही काव्य कहलाएगा। तो इन्होंने कुल मिलाकर शब्दार्थ में किसकी महत्ता को बल दिया है, रसात्मकता को और अलंकार को समान रूप से महत्व दिया है। अगले जो विद्वान हैं वो हैं भोजराज, और ये राजा भी थे और कवि भी थे। तो काव्य लक्षण देते हुए ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं निर्दोषम, और कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा अदोषम, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया। निर्दोषम गुणवत् काव्य मलंकारे रलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विन्दति। तो कुल मिलाकर इन्होंने काव्य को कैसा माना है कि वो दोष रहित होना चाहिए, गुण युक्त होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें अलंकार भी होना चाहिए, यानी कि अलंकार से भी युक्त होना चाहिए, रस से भी युक्त होना चाहिए, और कवि की कीर्ति में वृद्धि करने वाला होना चाहिए, और कवि को कीर्ति और पाठक को प्रीति प्रदान करने वाला होना चाहिए। ये है इनके द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आचार्य विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ के काव्य लक्षण पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, ये दोनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, सबसे पहले बताइए इनका ग्रंथ कौन सा है, इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण, और ये रसवादी आचार्य हैं। अब आइए इनके काव्य लक्षण पर। कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम, रस को महत्व दिया है, रसवादी आचार्य हैं, जाहिर सी बात है आप इसका अर्थ समझ ही गए होंगे कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, या फिर ऐसा वाक्य जो रसयुक्त हो या फिर रस की निष्पत्ति करे, वही काव्य है। इसके बाद में पंडित राज जगन्नाथ, इनका ग्रंथ कौन सा है, इनका ग्रंथ है रस गंगाधर, और ये
कैसे आचार्य हैं? ये भी रसवादी आचार्य हैं, लेकिन ये ध्वनि को भी महत्व देते हैं। तो इनका लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दाकाव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। कितना आसान सा अर्थ है कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दाकाव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। तो यहाँ पर हमारे काव्य लक्षण जो मुख्य हैं, जो आपको याद रखने चाहिए, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और निश्चित ही इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा काव्य लक्षण से, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आई होप अब आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, बाकी रिवीजन करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही। अब जो कि हमने शुरू में बात की थी कि 3 वर्गीकरण किए थे हमने काव्य लक्षण के, तो उन आधारों पर हम देख लेते हैं कि किस वर्गीकरण में किस आचार्य का नाम आएगा। वैसे तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो पहला जो वर्गीकरण था हमारा वो था शब्द और अर्थ के आधार पर, यानी कि जिन आचार्यों ने शब्द और अर्थ को सबसे अधिक महत्व दिया है काव्य में, है ना। तो उसमें कौन कौन आएंगे? आचार्य भामा आएंगे, दूसरा नाम है आचार्य रुद्रट का, तीसरा नाम है आचार्य वामन का, अगला नाम है आचार्य कुंतक का, अगला नाम है आचार्य मम्मट का, अगला नाम है आचार्य बागभट्ट का, अगला नाम है आचार्य आनंदवर्धन का, उसके बाद में आचार्य राजशेखर, और उसके बाद में आचार्य क्षेमेंद्र और चित्त संप्रदाय के प्रवर्तक। ठीक है, इतने नाम आएंगे। इनको आप सरसरी नज़र से देख लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो ज़्यादा। अगले वर्गीकरण पर आते हैं। अगला वर्गीकरण था हमारा केवल और केवल शब्द के आधार पे। इसमें 3 आचार्य हैं। पहले आचार्य हैं, पहला नाम है आचार्य दंडी। इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है काव्य आदर्श। और इनका काव्य लक्षण क्या था? इनका काव्य लक्षण था शरीरम तावदष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इसके बाद में अगला जो नाम है वो है आचार्य जयदेव का। इसके बाद में अगला जो नाम है वो है पंडितराज जगन्नाथ का, रसवादी आचार्य हैं। और अंतिम आचार्य हैं, इनका ग्रंथ कौन सा है? इनका ग्रंथ है रसगंगाधर। तो ये 3 नाम आपको देख लेने हैं। अंतिम जो वर्गीकरण है वो है हमारा रस और ध्वनि के आधार पर। तो इसमें नाम आएगा आचार्य विश्वनाथ का। इनका ग्रंथ कौन सा है? साहित्य दर्पण है। और भोजराज का, जो कि राजा और कवि दोनों थे। ये बात आपको याद रखनी है। हो सकता पूछ लिया जाए कि ऑप्शन में देखे कि इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो राजा और कवि दोनों थे, या फिर कवि होने के साथ साथ में राजा भी थे। तो इसलिए आपको ये तथ्य भी अलग से याद कर लेना है। आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा अगर आप एक्स्ट्रा याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पे हमने संस्कृत काव्यशास्त्री आचार्यों के जो काव्य लक्षण थे वो हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब आ जाते हैं रीतिकालीन कवियों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों पर। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, हम 3 आधारों पर काव्य लक्षण पढ़ेंगे। ये सबसे पहला जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट है रीतिकालीन कवियों का, और तीसरा है आधुनिक कालीन कवियों का। तो ये काफ़ी छोटा सा पार्ट है, इसको जल्दी से सरसरी नज़र से देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। सबसे पहले आएंगे आचार्य केशवदास, रीतिकाल के प्रथम सोपान यानी कि रीतिबद्ध शाखा के कवि। कहते हैं यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजिए कविता वनिता में, यानी कि काव्य में भूषण यानी कि अलंकार के महत्व को सबसे अधिक स्वीकारते हैं कौन? आचार्य केशवदास। यानी कि भूषण के बिना कविता वैसी ही है जैसी भूषण के बिना बनिता यानी कि स्त्री है, और अच्छे चरित्र के बिना कोई मित्र है। तो कविता के महत्व को आप समझ सकते हैं इस माध्यम से। दूसरे जो कवि हैं वो हैं श्रीपति। कहते हैं यद्यपि दोष बिनु गुण सहित, यानी कि दोष के बिना, दोष रहित और गुण सहित अलंकार सोलीन, अलंकार युक्त होना चाहिए। आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी। किसने ऐसा कहा था? ऐसा कहा था आचार्य मम्मट ने। आगे अगली पंक्ति है कविता वनिता छवि नहीं रस विन तदपि प्रवीण। इसके बाद में अगले जो कवि हैं वो हैं कुलपति मिश्र। कहते हैं दोष रहित और गुण सहित, यानी कि दोष रहित हो, गुण युक्त हो, लेकिन कछुक अल्प अलंकार, यानी कुछ स्थानों पर अलग, यानी कि कुछ स्थानों पर अगर अलंकारों का प्रयोग नहीं है तो चल जाएगा। यहाँ पर भी आचार्य मम्मट के काव्य अलंकार से सिमिलरिटी दिख रही है। शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार, यानी वही कविता है उसका आप विचार करो कैसा, जो दोष रहित हो और गुण युक्त हो, और कहीं कहीं अगर अलंकारों की कमी है तो भी काम चल जाएगा। तो ये हैं कुलपति मिश्र जो ये काव्य लक्षण देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं सूरत मिश्र। कहते हैं वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक होए। एक तो मनोरंजन होना चाहिए, रीति अलौकिक होए, रीति को भी महत्व देते हैं। निपुण कर्म यानी निपुण कवि कर्म दिखना चाहिए वहाँ पर, वही काव्य कहलाएगा। काव्य कहत सब कोई, उसी को काव्य कहता है हर एक व्यक्ति। अगले कवि हैं आचार्य देव। लिखते हैं सबद जीव तिहि अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। किसको किसको महत्व दिया पता ही चल गया होगा।
किसको 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 महत्व दिया है पता ही चल गया होगा। एक तो शब्द और अर्थ को, दूसरा रस को, तीसरा छंद को और चौथा अलंकार को, कि छंद गति देता है, रस जो है शरीर है और अलंकार जो है गंभीरत्व प्रदान करता है काव्य को। अगले कवि हैं चिंतामणि। कहते हैं सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विभुद कहत सब कोई। साधारण सा अर्थ है, लगभग आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण से सिमिलरिटी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं आधुनिक युग के विद्वानों के काव्य लक्षणों पर। हमने रीतिकाल के जो प्रमुख काव्य लक्षण थे उन पर चर्चा अच्छे से कर ली है। तो आधुनिक युगीन काव्य लक्षणों पर बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जो कि निबंधकार के रूप में प्रचलित हैं, कहते हैं कि साहित्य जो है जनसमूह के हृदय का विकास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में ये पंक्तियाँ एज इट इज़ आपको लिखी हुई दिख जाती हैं। अगला जो है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का काव्य लक्षण। कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क करिए। अगला है अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही ये भी काव्य लक्षण है। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही कि मनोभाव शब्द का रूप धारण करते हैं, यानी मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, वो शब्दों के रूप में कवि या फिर रचनाकार प्रकट करता है, वही कविता है, चाहे वह गद्य हो या फिर पद्य हो। तो यहाँ पर भी कविता का अर्थ साहित्य से ही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले काव्य लक्षण पर। आइए, अगला काव्य लक्षण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कहते हैं कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। दूसरा काव्य लक्षण इनका है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, हालांकि इम्पॉर्टेंट तो ऊपर वाला भी है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, वही कविता कहलाती है। जो मैंने चैनल पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों की एक सीरीज़ चलाई है, जिसमें आई थिंक 5 से 6 वीडियोस हैं, वो आप ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने ये सारे कथन और इसके अलावा भी जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं या हुए हैं, वो मैंने कराए हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि हर एक वीडियो आई थिंक 10 से 15 मिनट का ही है, तो काफ़ी कम समय में आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का, उपन्यास सम्राट। इनका तो आपको याद करना ही करना है। तो पहला काव्य लक्षण है इनका, कहते हैं कि जिस साहित्य में हमारी रुचि ना जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हम में गति और शांति पैदा ना हो, हमारा सौंदर्य प्रेम जागृत ही ना हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी है ही नहीं। इनका एक निबंध है साहित्य का उद्देश्य, उसी में ये पंक्ति आती है। वो निबंध तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर वो निबंध आप पढ़ लेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जी की तो कई पंक्तियां हैं जो एज इट इज़ उसी निबंध से रख दी जाती हैं परीक्षाओं में। ये जो दूसरी पंक्ति है ये भी उसी निबंध से है कि साहित्य जो है जीवन की आलोचना है। इसको आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। एक पंक्ति है छोटी सी और याद करने में कोई घाटा नहीं होगा, याद भी आसानी से हो जाएगी। अगली जो पंक्ति है वो है जयशंकर प्रसाद जी की, छायावाद के आधार स्तंभ। कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ है। अगली है सुमित्रानंदन पंत जी, प्रकृति के सुकुमार कवि। कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। ये नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जो याद करने के लिए बोला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो तो याद कर ही लेना आप, ठीक है। आगे बढ़िए, तो अगला काव्य लक्षण है महादेवी वर्मा का। कहती है कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, और वह चित्रण इतना ठीक है कि उस जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती हैं। अगला जो काव्य लक्षण है वो है नंदुलारे वाजपेयी जी का, इसको आप पढ़ लेना। अगला जो काव्य लक्षण है और इसके बाद वाला, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट वाला तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 2 स्टार आप लगा लो। कहते हैं आगे कि कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ठीक है। दूसरा है धूमिल का, नाम क्या है, सुदामा पांडे धूमिल, संसद से सड़क तक, बहुत बार इनकी ये रचना परीक्षाओं में पूछी गई है। कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है, तो इसीलिए 1 स्टार और लगा लो। तो ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर आधुनिक युग के जो विद्वान थे, आचार्य थे, कवि थे, उनके द्वारा जो काव्य लक्षण दिए गए वो भी हमारे समाप्त होते हैं।
तो आज हमने बहुत ही अच्छे से काव्य शास्त्र के 2 टॉपिक्स को कवर किया। कौन कौन से? सबसे पहले हमने काव्य शास्त्र का आपको परिचय दिया, मूलभूत चीज़ें बताई जिससे आपकी आधार भूमि तैयार हो जाए, ठीक है। उसके बाद में काव्य संप्रदायों पर बात की। उसके बाद में हमने किस पर चर्चा की? उसके बाद में जो आचार्य हैं, काव्य चिंतन परंपरा है, भारतीय काव्य चिंतन परंपरा, जो कि आचार्य भरत मुनि से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? पंडित राज जगन्नाथ तक जाती है। उस पर हमने बारी बारी से बिंदुगत तरीके से बात की, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया? उसके बाद में हमने काव्य लक्षणों पर जिसमें संस्कृत आचार्यों के काव्य लक्षण प्रमुख हैं उन पर बात की, अर्थ आपको समझाया। दूसरे नंबर पर बात की रीतिकाल के आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। उसके बाद में हमने तीसरे नंबर पे आधुनिक युगीन आचार्यों के या फिर आधुनिक युगीन कवियों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों पर बात की। तो इस तरह से आज के वीडियो की चर्चा समाप्त होती है। आई होप अब आप सिर खुजलाने वाली स्टेट से बाहर आ गए होंगे और इस स्टेट तक ज़रूर पहुंच गए होंगे। तो यही मेरा उद्देश्य होता है कि आपको चीज़ें जो हैं बड़े ही अच्छे से समझ में आएँ, और आप समझिए ना, चीज़ों को रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर समझ लेंगे तो कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको टॉपिक के ऊपर इतनी अच्छी क्लैरिटी होगी कि कोई सामने वाला इंसान बैठा होगा, उसे अगर अच्छे से नहीं आता है तो आप अच्छे से उसके सामने फ्लेक्स कर सकते हैं कि मुझे तो सब आता है, और आप अच्छे से चीज़ें बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और शब्द शक्तियों को कवर करके काव्य शास्त्र की ये जो सीरीज़ है कंप्लीट करेंगे, और काव्य शास्त्र की ये जो सीरीज़ है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आई होप अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना अमृता चौहान DU, तो आपको नाम मिल जाएगा वहाँ पे। इसके बाद में क्या करना है? अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, हालांकि उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन और अगर कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है? अब आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से भी कराना है, उनकी भी हेल्प करिए ना। आपने अकेले अकेले पढ़ लिया ये तो गलत बात है, अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजिए, उनकी भी इस टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी आ जाए। मेरा तो यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं मदद कर पाऊँ। बाकी अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक के मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। अगर वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वो भी मुझे बताइए। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।